जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में जाते ही ऐसा लगता है अरे हम तो डॉक्टर बन गए, लेकिन फिर जैसे जैसे ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, मेहनत होती है, लड़का जो है वो मेरठ मुजफ्फरनगर का ना हो, क्योंकि ईस्ट के लोग ना मेरठ मुजफ्फरनगर के लोगों से बहुत डरते हैं। आपको ये डिसीजन 20 साल पहले लेना चाहिए था कि आप इतनी शराब ना पीते। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण गुगलानी, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और 25 साल से अधिक का अनुभव है। तो आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम मैडम के ही मुंह से जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर किरण गुगलानी एंड मैं यहाँ पे एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ मेरठ में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये सफर था ना डॉक्टर बनने का, ये इसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने सोचा कि आपको इसी मेडिकल फील्ड में आना है। ये जो सोच होती है किसी भी बंदे में क्लास 9 और क्लास 10 से ही आपके अंदर पनप जाती है और आप उसी हिसाब से उसी वे में आप काम करना शुरू करते हो, उसी तरीके से आप पढ़ते हो। क्योंकि वी आर ओनली 3 सिस्टर्स, तो मेरे फादर जरूर चाहते थे कि हम तीनों ही बहनें डॉक्टर बने। क्योंकि मेरी बड़ी बहनें भी दोनों ही डॉक्टर हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी बनना चाहिए। तो एक घर का बैकग्राउंड था पढ़ने का, उसी आधार पे हम लोग पढ़ते चले गए और मैंने सफलता प्राप्त करी। उस समय 1992 बैच में हम लोग CPMT था, उसमें 56 रैंक था हम लोग हमारा, एंड इस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो गया हमारे। जब आपने मेडिकल मतलब MBBS कर लिया और उसके बाद जब सबसे पहली बार आपने एज ए डॉक्टर ये वाइट कोट पहना, सफेद कोट पहना, मतलब क्या फीलिंग क्या थी वो? जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आपका एक सिलेक्शन डॉक्टर बनने का एक सबसे बड़ा आधार ही सफेद कोट होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। क्योंकि ये एक वाइट कोट है, एक डॉक्टर के लिए या पेशेंट के लिए भी एक बहुत ही पारदर्शी चीज है। ये दर्शाती है कि डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट के साथ पारदर्शिता को मेंटेन करता है। मतलब कि आप एक डॉक्टर हैं तो आप हमेशा सत्य ही बोलेंगे, आप सही काम करेंगे, उसके आपके पेशेंट के प्रति आपके दिल में कोई लुकाव छुपाव नहीं रहता कि हम ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। नो, दिस वाइट कोट इज जस्ट लाइक ए angel, just like a honor for a doctor, and we want to keep the respect of this white coat, and ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ था उसी दिन हमें बहुत गौरव की फीलिंग आती है कि अब हम लोग वाइट कोट पहनेंगे। क्योंकि जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में जाते ही ऐसा लगता है अरे हम तो डॉक्टर बन गए, लेकिन फिर जैसे जैसे ऊँट पहाड़ के नीचे आता है, मेहनत होती है, पढ़ाइयाँ होती हैं, तो इस वाइट कोट को मेंटेन करना और फिर बहुत मेहनत से पढ़ना, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। मेडिकल प्रोफेशन नो डाउट एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आप बहुत आराम से नहीं प्राप्त कर सकते। इट इज ऑलवेज ए वेरी हार्ड जॉब। इट नीड्स स्टडी ऑफ एटलीस्ट 14 to 15 hours पर डे, और सिलेक्शन के लिए तो आपको कम से कम 18, 12, 15 घंटे तो रोज ही पढ़ना है। और डॉक्टर की पढ़ाई, इस वाइट कोट की पढ़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि हर पेशेंट आपका एक एग्जामिनर है। वो आपसे जरूर कुछ ना कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जिसका आपको आंसर आना चाहिए, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो वेरी हार्ड जॉब एंड नो डाउट वेरी रेस्पेक्टफुल ऑल्सो, और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ अपने जॉब को, बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज के दिनों की कोई ऐसी याद? मेडिकल कॉलेज में सेलेक्शन होने के बाद मेरे फादर का एक बहुत बड़ा पॉइंट था जब मैं हॉस्टल में इंटर कर रही थी कि बेटा मेडिकल कॉलेज में लड़कियां हैं, लड़के हैं, प्रपोजल तो जरूर मिलेगा, तो बस थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखना कि मुझे कोई भी बात तुमसे ही पता चले और किसी बाहर से ना पता चले। और मर्यादा मेंटेन करना एक लड़की का ही कर्तव्य होता है। और यहाँ पे आप पढ़ने आए हैं, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ मर्यादित रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरे फादर का बहुत बड़े शब्द थे जिसका मैंने बहुत पालन किया। और सेकंड थिंग फादर ने कही थी, क्योंकि मैं ईस्ट की हूँ, लखनऊ बनारस में मेरी पूरी एजुकेशन हुई है, तो फादर ये चाहते थे कि
लड़का जो है वो मेरठ मुजफ्फरनगर का ना हो, क्योंकि ईस्ट के लोग ना मेरठ मुजफ्फरनगर के लोगों से बहुत डरते हैं, क्योंकि माहौल थोड़ा सा गर्म है इधर का और हम लोग की तरफ का माहौल बड़ा शांत है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कहाँ पे मिले वो फिर? डॉक्टर साहब हमारे साथ ही पढ़ते थे और बाय द वे डॉक्टर साहब मेरठ के ही निकले, और लेकिन वो इतने गर्म नहीं है, बहुत ही अच्छे शालीन स्वभाव के हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरी फैमिली में बड़े अच्छे से फिट हुए। कभी अपने करियर में 20 साल से ज़्यादा का आपका हुआ है, किया सोचा कि ये जो मेडिकल का प्रोफेशन है ये आपके लिए नहीं है, ऐसा मोमेंट था कि क्योंकि ये प्रोफेशन इतनी शिद्दत से प्राप्त किया है मैंने, तो ये वाली भावना तो कभी नहीं आई कि ये मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन बीइंग ए मदर, जब भी घर आती हूँ या बहुत बिजी रहती हूँ तो बच्चे जब मेरे सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं मेरे लिए, तब मुझे खराब लगता है। अच्छा, यानी सिर्फ एक माँ वाले पार्ट पे तो हमेशा फील होता है कि हम लोग ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। बच्चे हमारे हिसाब से चलते हैं कि मम्मी आ गई तो पढ़ लें, मम्मी आ गई तो खाना खा रहे हैं। तो मतलब कि मुझे लगता है कि लेडी डॉक्टर के लिए सिर्फ एक लेडी डॉक्टर बन जाना ही बड़ी चीज नहीं है। उसको बनाने में सिर्फ लड़की की फैमिली या मदर फादर का या हस्बैंड का ही रोल नहीं होता है, बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हम लोग के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के जो बच्चे होते हैं ना, वो सबको समझने लगते हैं कि अरे एकदम से इमरजेंसी आ गई, मम्मी भागी जा रही है, या हम लोग बिल्कुल डक्ड अप हैं, पूरी फैमिली तैयार है और एकदम इमरजेंसी आ गई, आप बहुत अच्छी साड़ी बनारसी साड़ी पहन के आप भागे जा रहे हो पेशेंट की इमरजेंसी डील करने के लिए, या आज आपको रात में डिनर पे जाना है, घर में रात में खाना नहीं बना है एंड योर फैमिली इज वेटिंग। तो मुझे लगता है कि गायनेकोलॉजिस्ट के लिए तो उसकी फैमिली बहुत सेक्रीफाइस करती है, बहुत कोऑपरेट करती है, हस्बैंड बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो ये कोऑपरेशन जो है एक डॉक्टर की फैमिली में बच्चों में बाय बर्थ आ ही जाता है। कॉलेज के टाइम की बात जानना चाहते हैं, कॉलेज में कोई आपके ऐसे सर रहे हो, कोई टीचर गुरु की जो आप जिन्हें याद करना चाहें कि जिनका प्रभाव कुछ अधिक रहा हो? KGMC के तो सारे टीचर्स ही बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो हम लोग को इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते थे, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं। डॉक्टर PC गोयल हैं, बहुत अच्छी सर्जरी पढ़ाते थे, एंड डॉक्टर मिश्रा थे, वो भी सर्जन थे, एंड जो हमारी एनाटमी की क्लास थी उसमें डॉक्टर बिसारिया थे, डॉक्टर सिद्दीकी थे, डॉक्टर सिंह थे, डॉक्टर GK सिंह ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, एंड और हमारी गायनी में भी डॉक्टर उमा सिंह हैं, डॉक्टर चंद्रावती हैं, डॉक्टर लॉट ऑफ नेम्स आते हैं, जो कि सबका प्रभाव हम लोग के ऊपर है। उनसे हम लोगों ने सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सीखा। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छी सी लाइफ में एक बात है कि एक एनाटमी का हमारा टेस्ट हुआ था, हम लोग का एग्जाम हुआ था। तो सीनियर्स हमेशा सिखाते हैं कि जब भी क्वेश्चन पेपर में कुछ आए तो लिखना जरूर है, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि छोड़ने का मतलब है बिल्कुल 0, और कुछ भी लिखोगे तो मेडिकल कॉलेज में 1 या 2 नंबर तो मिल जाते हैं। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन की पढ़ाई इतनी टफ है ना कि टीचर्स भी समझते हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्टनेस है, इतनी पढ़ाई है, आप कुछ ना कुछ भूलते जरूर हो। मैंने भी गलतियां करी। एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक वेन आई, केफेलिक वेन आई थी। अब चूंकि केफेलिक का मतलब दिमाग से ही होता है, केफेलिक मीन्स ऊपर। अब मैं भूल गई एग्जाम में कि क्या है केफेलिक वेन। मैंने गर्दन में बनाई, क्योंकि वो केफेलिक वेन होती है हमारी आर्म्स में है, और बिल्कुल दिमाग से उतर गया। एक गर्दन बनाई, एक वेन बनाई, वेन की ब्रांचेस बना ली, लिख भी दिया। फिर जब टेस्ट कॉपी मिली तो हमारे सर ने अनाउंस किया कि आपके बैच में तो कुछ बड़े बड़े महान लोग हैं जिन्होंने एनाटमी चेंज कर दी है, और आप वो समझ रही होंगी किसने ये काम किया है। तो इस टाइप के ब्लंडर्स हम लोग करते हैं, और इन्हीं ब्लंडर से हम लोग सीखते भी हैं। अब आज मुझसे कोई पूछे कि केफेलिक वेन क्या है, शायद मैं मरते दम तक भी कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती कि व्हाट इज दैट। हर स्टूडेंट की डांट से दूसरा स्टूडेंट सीखता है, एंड अगर मेडिकल कॉलेज में डांट ना पड़े तो आप वो सीख भी नहीं सकते, क्योंकि पनिशमेंट नहीं होती है। वो एक डांट ऐसी होती है कि जो आपको एहसास दिलाती है कि आप कहाँ पे गलत हैं। क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक ऐसी है, उसमें आप एरर सीख के या मिस्टेक सीख के आगे उसको जब तक आप रेक्टिफाई नहीं करोगे तब तक आप दूसरे की जिंदगी डील नहीं कर सकते। तो सीनियर जूनियर का एक बहुत बड़ा महत्व है मेडिकल प्रोफेशन में, और सीनियर और ये टीचर जो आपको सिखाते हैं ना, वो सारी जिंदगी आपके जहन में रहता है, क्योंकि ओनली दिस इज द प्रोफेशन जिसमें आप एक दूसरे की लाइफ डील कर रहे हो।
है ना। लाइफ एक बहुत बड़ी चीज है, और जो बंदा आपके पास आ रहा है कितना आपके ऊपर ट्रस्ट करके आ रहा है, तो आपको ट्रस्ट वर्दी बनना है, आपको शो करना है, आपको पढ़ना है, आपको अंदर घुसना है कि आप सामने वाले की ट्रस्ट को तोड़ ना सको। ये है मेडिकल प्रोफेशन। तो आपके ना इतने लंबे करियर में किसी पेशेंट को, जैसे बहुत सारे आपने सैकड़ों हजारों पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा, कोई है जो आपके बहुत दिल से कुछ मतलब टचिंग, कुछ किसी पेशेंट को आप याद करना चाहें? बहुत सारे हैं, मेरे तो सारे पेशेंट मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और हाँ, एक पेशेंट है मेरे पास, उस समय मैं मेरठ में आई थी, नई थी, और हमने अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट किया था। और के नाम है पेशेंट का, एंड दैट पेशेंट, हम लोग उस दिन कहीं जा रहे थे, तो एकदम से पता चला कि इमरजेंसी आई है, पेशेंट हमारी ब्लीड कर रही है, उसको मिसकैरेज हो गया था। तब मेरा बड़ा बेटा हार्डली 2.5 या 3 साल का था, तो बिल्कुल अबाउट टू गो थे हम लोग, लेकिन इतनी ज़्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही थी कि बिल्कुल मन नहीं माना कि हम उसको किसी और के पास रेफर कर दे, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था कि रेफर करते। पेशेंट ब्लीड कर रही थी, और मतलब वो भी नहीं झेल पाती और ना ही मेरा कॉन्शियस अलाउ किया। एंड हमने अपना बच्चा, और चूंकि हमारे पास चूंकि इमरजेंसी थी, रात का टाइम था, 8:30-9 बजे थे, क्लिनिक भी बंद हो चुकी थी, तो फिर हम लोगों ने क्लिनिक खोली, एंड डॉक्टर साहब ने और हमने मिलके उस पेशेंट को पूरा डील किया। जो भी हमें डीएनसी करनी थी, उसको बहुत जल्दी उसकी ब्लीडिंग हम लोगों ने रोकी। एंड जो हमारा बड़ा बेटा है, उसको हमारे पेशेंट का अटेंडेंट ने पकड़ा, तो पकड़ाया हम लोगों ने, एंड यू नो वो पेशेंट फिर ठीक हो गई। हमने जाना ड्रॉप किया, या हमें कहीं नहीं जाना, हमें इस पेशेंट को ही देखना है, तो वो पेशेंट ठीक होके चली गई। लेकिन फिर वो 2 साल के बाद फिर आई, बिल्कुल ठीक ठाक खुश हो करके, और आज भी वो पेशेंट दादी बन चुकी है। अच्छा। एंड शी इज कमिंग अलोंग विद दैट फैमिली, हिज न्यू फैमिली, अपने बच्चों और पोतों के साथ भी आती है, और वो मुझे बहुत रिगार्ड करती है। वो आज भी कहती है, मैडम मुझे याद है कि आप कितनी अच्छे से आपने साड़ी वाड़ी पहनी थी, और आपकी साड़ी मेरे ब्लीडिंग से खराब भी हो गई थी। लेकिन चलिए, वो एक खुशी जो हम लोग ने उसके साथ शेयर करी, वो हमें सारी जिंदगी याद रहेगी। और एक बहुत अच्छी किक मिलती है अगर आप किसी पेशेंट को बचाते हो, उसको ठीक करते हो, और वो खुश होकर चला जाता है, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ किक, वो जो हमें मोटिवेट करती है हमें और मेहनत से काम करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। एंड दिस इज अ नॉन एंडिंग जॉब। एक डॉक्टर के लिए अच्छा करना, पेशेंट को ठीक करना नॉन एंडिंग जॉब है। इसके लिए कोई सीमा निर्धारित की ही नहीं जा सकती। आपने कभी ना, जैसे हॉस्पिटल या क्लिनिक के अलावा कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी और सोशल गैदरिंग में, या कहीं कुछ ऐसा, या कहीं फ्लाइट के दौरान कभी कोई केस ऐसा हैंडल किया हो सडनली, कुछ ऐसा कुछ याद हो तो बताइए। एक फंक्शन है, उसमें क्या है, हमारे वेल नोन टू थे, और चूंकि वो ओवरड्यू थी, उसने किसी को बता नहीं रखा था, एंड शी सडनली कोलैप्स्ड विद अ पेन इन द एब्डोमेन। तो एकदम से तभी हम लोग ने उससे पूछा कि कोलैप्स इतना, उसके हस्बैंड ने बताया कि हाँ अभी 10-15 दिन चढ़े हैं। तो चूंकि वो कोलैप्स कर गई, गिर गई, तो एक डायग्नोसिस होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसमें पेशेंट का प्रेजेंटेशन यही होता है कि 10-15 दिन चढ़ती है, और उसके बाद सीवियर पेन हो, या शॉक में चला जाए, या हैवी ब्लीडिंग हुई, एंड इट इज अ वेरी बिग इमरजेंसी। क्योंकि वो शॉक में, क्योंकि अंदर क्या होता है, नला फट जाता है, उसमें से ब्लीडिंग होती रहती है, और उसको इमीडिएटली चेकआउट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पेशेंट कैन लैंड इनटू द शॉक, एंड आफ्टर मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है इसमें। तभी हम लोगों ने तुरंत डायग्नोस किया कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, एंड मी एंड माय हस्बैंड, हम लोग दोनों ही जने उसको लेकर के भागे, एंड दैट केम आउट टू बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, एंड शी इज नाउ लाइव। गायनेकोलॉजिस्ट होने का मतलब है कि आपने बहुत सारे नए जीवन, इतने सारी जिंदगियां आपके जरिए इस दुनिया में आई। इस बात को लेकर कैसा महसूस होता है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ए ऑब्स्टेट्रिशियन ऑल्सो, क्योंकि जो एक बंदा गायनेकोलॉजिस्ट है वो ऑब्स्टेट्रिशियन भी है। गायनी का मतलब होता है कि नाभि से नीचे के जो अंग हैं एक महिला के अंदर, जैसे कि बच्चेदानी, अंडेदानी, नले,
वेजाइना, सर्विक्स, उससे संबंधित जो रोग हैं वो एक गायनेकोलॉजिस्ट डील करती है। और एक ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो जच्चा बच्चा स्पेशलिस्ट है। अच्छा, है ना? तो बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी मेडिकल प्रोफेशन है वो एक सिंगल लाइफ को डील करते हैं। सिर्फ एक ऑब्स्टेट्रिशियन ही है जो 2 लाइफ एक साथ डील करती है, माँ और बच्चा। उसको दोनों चीजें सही देनी है, बच्चा भी सही हो, जच्चा भी सही हो। तो एंड व्हेन वी ब्रिंग ए लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड, तो जितना परिवार वाले या एक माँ खुश होती है उससे ज्यादा हम लोग खुश होते हैं। एंड यू नो, हम बच्चा पैदा करके सिर्फ यही नहीं हो जाता कि हाँ कर दिया, उसके बाद भी हम लोग उसको वॉच करते रहते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चा बिल्कुल सही हो जाए, बच्चे को फीड मिल जाए, बच्चे के सारे अंग सही हैं कि नहीं है। मतलब कि टोटल हम लोग को लगता है कि जस्ट दिस इज अ रिवॉर्ड व्हाट वी कैन ऑफर टू अवर पेशेंट विथ ए वेरी ग्रेट फीलिंग। एंड ये फीलिंग हम किसी से शेयर कर ही नहीं सकते कि हम कितने खुश होते हैं। एंड कभी कभी कोई बच्चा हम लोग का नर्सरी में चला जाता है, तो यू नो, हम जब राउंड लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम जच्चा के पास जाएंगे और वो हमसे क्वेश्चन पूछेगी मैडम हमारा बच्चा कैसा है, तो हमें उसको सब कुछ बताना है कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, उसकी कितनी प्रोग्रेस चल रही है। तो वी डील विद द 2 लाइव्स एंड दैट्स व्हाई ऑब्स्टेट्रिशियन हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड भी रहती है। तो एक इस तरफ स्ट्रेस है ऑब्स्टेट्रिशियन का और एक तरफ रिवॉर्ड है। हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियन उसी बीच में पिसे रहते हैं, खुशियां भी देते हैं और स्ट्रेस भी देते हैं। अच्छा, कुछ बताइए कि किसी डिलीवरी के बाद आप कोई चौंकने वाला मोमेंट भी आया है क्या? बहुत सारे हैं। मतलब कि देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक ऑब्स्टेट्रिशियन जो होती है वो हमेशा उसका एक बहुत स्ट्रेस में रहती है ना। और ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए एक डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आपने किस टाइम पे आपने डिसीजन लिया कि इस बच्चे को हमें तुरंत निकालना है। ठीक है? तो सो मेनी टाइम्स क्या होता है कि पेशेंट 34-35 वीक्स पे आपके पास आ गया कि पेन इन द एब्डोमेन, पेन इन द एब्डोमेन। आपको उसको 36-37 वीक तक लेकर के जाना आप चाहते हैं, है ना। यू हैव टू बाई टाइम फॉर द लंग मैच्योरिटी ऑफ द बेबी। तो आप क्या करते हो कि नहीं चलो आज ये दवाई खा लो, अभी तुमको हम ईयर इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेशेंट उससे रिलीव नहीं हो रहा है, देन यू टेक डिसीजन कि नहीं भाई अब अलार्मिंग है कि अब बच्चे को निकाल देना चाहिए। तो विद ड्यू कंसेंट फैमिली वालों को समझा करके हम लोग उस कंडीशन में बच्चे को निकालते हैं, अगर जरूरत पड़ रही है तो 34 वीक्स पे अगर निकाल रहे हैं। एंड अल्ट्रासाउंड भी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही चल रहा है ना। बच्चे में कोई फीटल डिस्ट्रेस भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मदर को कंप्लेन है पेन की, लेकिन वो लेबर नहीं है, दैट इज नॉट लेबर। क्योंकि लेबर के कुछ साइन होते हैं, वो उसमें फिट नहीं हो रही है पेशेंट, लेकिन उसका दर्द कुछ दवाइयां होती हैं उससे भी ठीक नहीं हो रहा है। देन यू टेक डिसीजन कि चलो इसको निकाल देते हैं। एंड टू योर astonishment on the table when you see अरे इसके अंदर तो इतना मेकोनियम निकल आया, मेकोनियम बच्चे ने पेट में टट्टी कर दी है। तो पेशेंट को कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, हार्ट भी सही चल रहा है, लेकिन सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है दर्द। तो आपको लगता है अरे वाह हमने बहुत सही डिसीजन लिया कि अर्ली धड़कन खराब होने लग गई है, तो हम लोग जल्दी निकाल देते हैं बच्चा। एंड आजकल चूंकि सिजेरियन बहुत हो जाते हैं तो स्कार टेंडरनेस आ जाती है बहुत अर्ली, उस कंडीशन में भी हम लोग को तुरंत लेना पड़ता है डिसीजन। तो कभी कभी 1-2 केस मैंने ऐसे करे जिसमें हमें लगा है कि यूट्रस डिसेंस अंदर पड़ा हुआ है और हम लोगों ने तुरंत डिसीजन लिया कि बच्चे को निकाल देते हैं। तो ये तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं अर्ली डिसीजन मेकिंग के लिए। समाज में कोई बदलाव देखना चाहती हैं डॉक्टरों? यस, बहुत इम्पोर्टेंट। ये मैं नहीं, ये हमारे हिसाब से सारे डॉक्टर्स चाहते हैं बदलाव देखना, क्योंकि सिर्फ एक यही प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि कोई चीज बिगाड़नी नहीं सिखाई जाती। ठीक है, आप इमरजेंसी में लैंड कर रहे हो, आ रहे हो ना इमरजेंसी में, इसका मतलब आपके साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर भी आ रहा है इमरजेंसी में आपको देखने, वो भी सब कुछ छोड़ करके आ रहा है।
और कुछ मिसहैपनिंग हो रही है, तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि ये डॉक्टरों को हैरेस करना, हॉस्पिटल के शीशे तोड़ना, ये सब ना करें, क्योंकि फिर इससे क्या होगा कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। क्योंकि अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज कर रहा है तो हमें भी तो मरीज का साथ चाहिए कि डॉक्टर साहब आप करिए, हम आपके साथ हैं, है ना? अगर आपने 20 साल शराब पी है, आपको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गई है और आप रात में आ रहे हैं, तो पूरी बॉडी में एडिमा है, लिवर ठप हो गया है, यूरिया बढ़ा हुआ है बॉडी में, और आप आके हॉस्पिटल में अगर आप एक्स हो जा रहे हैं, तो प्लीज शॉक मत करें। आपको ये डिसीजन 20 साल पहले लेना चाहिए था कि आप इतनी शराब ना पीते, है ना? या आप 9 महीने मरीज डॉक्टर्स का पेरिफेरल एरिया में सरकार ने इतने सारे सेक्टर्स बना रखे हैं, वहां पे भी आप 9 महीने में एक बार भी विजिट नहीं करने जाते, और लास्ट में आप आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या आपको जेस्टेशन मदर को शुगर ही हो गई है, बच्चे में पेट में पानी नहीं है, बच्चे में धड़कन ही नहीं है। तो ये सब चीजें पेशेंट्स को भी समझनी चाहिए। थोड़ा ध्यान आप रखिए अपना, थोड़ा हम रखेंगे, है ना? भाई डॉक्टर कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, पूरी दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं करता। तभी तो सफेद है जी, क्योंकि इस पे अगर कुछ करेगा तो दाग बहुत जल्दी दिखाई पड़ेगा, है ना? इसीलिए तो आपने व्हाइट एंजल्स बना रखा है। अच्छा, एक चीज, अगर कोई ऐसा टाइम ट्रेवलिंग वाली कोई चीज ऐसी आ जाए आपके सामने, तो आप कहाँ जाना चाहेंगी, अपने पास्ट में या फ्यूचर? पास्ट में जाना चाहूंगी। बड़े अच्छे क्षण है जी हमारे साथ, तो चूंकि हमारी लव मैरिज है, तो डॉक्टर साहब शाम को आते थे, जब हम लोग के पास 2 घंटे होते थे मेडिकल कॉलेज में, 4 से 6 का जो टाइम होता है उसमें तो हमारी वो होती है क्लासेस होती, 4 बजे हमें छूटते थे, 6 बजे से फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, इवनिंग क्लासेस। तो वो तो 2 घंटे का टाइम होता था, उसी में आपको जल्दी जल्दी आके चाय भी पीना है, अपने आप को फ्रेश भी करना है, फिर आपको भागना है। तो डॉक्टर साहब आते थे, हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातें करते थे, फिर अपने अपने काम में लग जाते थे। केजीएमसी में फिर जाना चाहेंगे, केजीएमसी में फिर रहना चाहेंगे, बहुत अच्छा कॉलेज है। और एक बहुत ही अहम और एक गंभीर सवाल मेरे इस चैनल का, अगर आपको देश, दुनिया या समाज के लिए कुछ अपने पूरे अभी तक के जो टेन्योर है उससे, एक अनुभव से कोई निचोड़, एक कुछ बताना हो, एक संदेश, एक सलाह, तो क्या होगी? सभी डॉक्टर्स किसी भी इंसान की जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को अमर नहीं कर सकते। सबकी अपनी एक डेस्टिनी है, सबके अपने लाइफ के मोमेंट्स हैं। मेरी भी लाइफ के कुछ क्षण हैं, जितने क्षण मुझे जिंदा रहना है मैं भी उतने क्षण जिंदा रहूंगी। कब कहाँ जाऊंगी, कैसे एक्स हो जाएगा नहीं पता, प्लीज। तो मेरा सबसे बस यही विनम्र निवेदन है, मतलब अगर आप हॉस्पिटल में आ गए हैं तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये सोच लेकर के प्लीज मत आइए। जितना आप, अगर मैं तो ये कहती हूँ कि आप 2% आगे बढ़ेंगे ना, तो डॉक्टर आपके लिए 20% आगे बढ़ेगा। हर डॉक्टर अपनी जान लगा देता है मरीज को बचाने के लिए। मतलब कि मेरा कहना है कि डॉक्टर की एक एक आरबीसी, एक एक न्यूरॉन, एक एक सेल में घुसा होता है कि हमें मरीज की जान बचानी है। तो पेशेंट्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए। थोड़ा ये जो माहौल हमारे भारत में चल रहा है ना डॉक्टर्स के अगेंस्ट, इसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। डॉक्टर्स को आप आज़ादी दीजिए अच्छा करने की, वो अच्छा कर रहे हैं, वो वही पढ़ के ही आते हैं, उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी। आप बताइए कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि आपको यही नहीं पता चलता कि आप कब मैच्योर हो गए। आंखों के नीचे आपके गड्ढे हैं, बाल उड़ गए, बाल भी सफेद हो गए, जवानी भी निकल गई, सब कुछ निकल गया, शादी भी नहीं हुई, आप किताबों में ही जूझ रहे हो। इसलिए तो नहीं जूझ रहे हो ना कि आपको रात में कोई आए और उस पेशेंट के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो आपको वो मार के जाए। डॉक्टर की भी फैमिली है ना। आप ये देखिए कि अगर एक ऑब्स्टेट्रिशियन रात में जा रही है, तो सिर्फ ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं जा रही है सर, फोन आया, घंटी बजी, आपका पार्टनर उठा, आपके बच्चे उठे, आप बच्चों से भी कह के जा रहे हो। अगर आपके घर में कोई हेल्प नहीं है तो आप बाहर से ताला लगा रहे हो,
आप आधी रात में जा रहे हो, 2-2:30 बजे, है ना। मेरे साथ तो एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मैं रात में जनवरी के महीने में आ रही थी और मेरे पास उसमें ड्राइवर भी नहीं था। आई वेंट टू हॉस्पिटल एंड आई वाज कमिंग बैक। आप विश्वास नहीं मानेंगे, इतना कोहरा था कि मैं खुद ड्राइव करके आ रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इसलिए नहीं जा सकते थे, घर में कोई हेल्प नहीं थी, बच्चे मेरे छोटे थे, दोनों अकेले थे। तो मेरी जो स्पीड थी कार की, क्योंकि विजिबिलिटी 0 थी, कैसे 12:30 बजे तो मैं चली गई, लेकिन जब मैं वापस आ रही थी तब 2:30-3 बज रहे थे एंड विजिबिलिटी वाज सो लेस, कुछ दिख नहीं रहा था। तो मेरी गाड़ी की जो स्पीड थी ना वो 5-10 मान लीजिए, खिसक रही थी गाड़ी, और एक अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। तो थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि मैं तो गाड़ी में एक्सीलरेशन कर रही हूँ, गाड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। फिर मुझे स्क्रैचिंग साउंड सुनाई पड़ा कि कुछ था, एंड यू विल नॉट बिलीव, my car was just in front of a pillar. Then I dropped, मैं बाहर गई, मैंने पैल्पेट करा कि मेरी गाड़ी क्यों नहीं चल रही है। फिर मैंने अपनी गाड़ी बैक करी, फिर थोड़ा सा देखा, then I went. तो किसी भी आप क्या मेरे मरीज को पता होगा? आप बताइए। आज आप मेरे सामने आए, आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा तो हम लोगों ने नहीं करा कि हम ढोल बजा बजा के बताएंगे हम तुम्हारे लिए आए थे, और मुझे शायद आज की तारीख में उस पेशेंट का नाम भी नहीं याद है ना। तो प्लीज बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपका जो चैनल है, जो भी है आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स के प्रति एक सहानुभूति और एक डॉक्टर्स को काम करने की फ्रीडम प्रोवाइड करी जाए। अच्छा, जब मरीज को देखते हैं तो उस समय डॉक्टर जो स्माइल है वो कितना इम्पैक्ट करती है मरीज के ऊपर? रुदन, जो हमारे संस्कृति में एक वर्ड है ना, रुदन। रुदन इज ये डिसहार्टमेंट या दुख, एक नेगेटिविटी है ना। उस नेगेटिविटी को डॉक्टर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है ना। हमें उसकी परेशानियां एब्जॉर्ब करनी है और उसको एक खुशी प्रदान करनी है। तो स्माइल कॉस्ट नथिंग ना, तो स्माइल का तो बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि हम लोग उसको पॉजिटिविटी करके ही भेजते हैं ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। और मेरा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस अपने पेशेंट्स के साथ रहता है कि तुम आए हो ना, इस चैम्बर में अपनी परेशानियां छोड़ के जाओ, यू जस्ट गो आउट, खुश होकर के जाओ, है ना। तो ये चैम्बर, माय चैम्बर इज मेड फॉर एब्जॉर्बिंग नेगेटिविटी ऑफ माय पेशेंट एंड ऑल द जितने भी उसके दुख हैं। और अभी आपके क्या कुछ सपने का बताइए, और अभी आप क्या अचीव करना चाहते हैं? डॉक्टर्स के ना दिमाग में एक फितूर होता है, नहीं डॉक्टर्स कभी रुकते नहीं, क्योंकि आज ये पढ़ लिया, अच्छा ये हो गया, अब इसमें और कुछ करना है, इसमें और आगे बढ़ना है, अब लैप्रोस्कोपी होनी है, हिस्ट्रोस्कोपी होनी है, अब रोबोटिक सर्जरी होनी है, तो नॉन एंडिंग जॉब है। और हम लोग किसके लिए करते हैं? पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए। तो जो फितूर है वो तो किसी मेडिकल बंदे में खत्म होती ही नहीं। तो ये अचीवमेंट्स तो बहुत हैं, और जहाँ तक हो गए अभी और भी करने हैं। जो भी यंगस्टर नए डॉक्टर्स अभी तैयार हो रहे हैं, जो अभी मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छा, तो उनके लिए क्या कहेंगे? यस, मैं ये कहना चाहूंगी, क्वालिटी इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। प्लीज, मेरा कोई आलोचना नहीं मैं कर रही हूँ किसी की, लेकिन अगर इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी मेंटेन हो। ऑनलाइन पढ़ाई मेडिकल के लिए नहीं होती। टच, मेडिकल प्रोफेशन में टच की बहुत इंपॉर्टेंस है। When you hug someone, when you touch someone, when you feel something, बिना टच के तो मेडिकल प्रोफेशन कुछ है ही नहीं जी। तो क्वांटिटी बढ़ जाए, नो डाउट क्वांटिटी इसलिए बढ़ाई जा रही है कि हर सबको हेल्थ की सुविधाएं प्राप्त हों, सभी मरीज सबको हर लेवल पे, हर इंटीरियर में जाए, डॉक्टर अवेलेबल हो। लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई ऑनलाइन नहीं होती है। एप्स हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट ऑडियो विजुअल उनका बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन वाली जो पढ़ाइयाँ हैं, और मेडिसिन है, सर्जरी है, पीडियाट्रिक्स है, ऑर्थो है, बताइए जितने भी अच्छे सब्जेक्ट, वैसे वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि टच करके फील करके आप महसूस करते हो कि लंप है, ये फाइब्राइड है, ये समथिंग है, तो उसके लिए फैकल्टी तो अच्छी ही
मेहनत तो करनी पड़ेगी, बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वही बात है ना, जब आप मेडिकल प्रोफेशन में घुसे हो तो आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू डील विथ ए लाइफ ऑफ अदर। ईश्वर से कुछ मांगना हो, ईश्वर आपके सामने खड़ा हो जाए आके, तो क्या मांगेंगे? मैं ये चाहूंगी जो कोरोना जैसी बीमारी जिसने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, वो कभी वापस ना आए और सभी लोग स्वस्थ रहें, मेंटली भी और फिजिकली भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपके विचार हैं। अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनाए तो उसका क्या नाम होगा? अच्छा, वो आपकी ललितपुर भी हो सकती है, वो शादी याद किया आपने, मेडिकल का वो प्रोफेशन चुना आपने, बहुत सारे इतने बेबीज को जन्म दिया आपने, इतनी माँ को एक माँ बनना, मातृत्व का सुख दिया, और क्या मतलब एक फिल्म बन रही है मान लीजिए आपके ऊपर, तो उसका टाइटल क्या होगा? वेरी नाइस। क्योंकि मेरे हॉस्पिटल का नाम भी आशा किरण है, तो मैं हमेशा आशावान रहती हूँ हर चीज को लेकर के, तो मैं अपनी फिल्म का नाम तो वो भी दूंगी। बहुत अच्छी बात है। और संगीत की आप कुछ पसंद करती हैं, म्यूजिक वगैरह? पसंद बहुत करती हूँ, सुनना भी बहुत पसंद है। कोई एक दो पसंद के गाने कोई बता दीजिए। कभी आपसे उन्होंने कभी गाना नहीं सुनाया उस समय जब शुरुआती दिनों में? कितना मुश्किल है देखो इसको समझाना कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। ओ ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना। अरे क्या, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और इतने सारे अपने अच्छे अच्छे विचार शेयर करने के लिए। और यकीनन इससे जो भी दर्शक हैं, जो भी देखने वाले हैं, उन्हें बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी और दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया मिलेगा। तो 10 साल बाद फिर हम इस इंटरव्यू पे दोबारा लेंगे। ओहो विश के हम लोग थोड़े और बड़े हो चुके होंगे।